Hello everyone, welcome to my channel. So today we will learn about vectors. तो जो हमारा वेक्टर्स और बेसिक मैथमेटिक्स है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है. लास्ट टाइम जब आया था वो 2016 के नीट 1 में आया था एंड देन उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आया. बट इसके जो एप्लीकेशंस है वो हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हेल्पफुल आता है. जैसे हमारा वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिजल्टेंट निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है. हर जगह डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट. डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इनमें आता है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर जो होता है वो भी कहीं काफ़ी जगह काम आता है. लेमिस थ्योरम जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आता है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. बट उसके पहले वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर वो होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ प्रेजेंट हो, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. जो हमारा वेक्टर है, जैसे अगर मान लो ये ए है और हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर से, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे बोलते हैं वेक्टर ए. ये एरो होता है, ये हेड होता है और ये टेल होता है. जब अगर ए पे ऐसे कैप सा लगा हो तो हम इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं. और अगर हम इसी वेक्टर को मॉड के अंदर रख दें तो इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं. सो जो इन तीनों में रिलेशन है वो ऐसा है कि जो हमारा ए कैप है, यानी कि जो हमारा यूनिट वेक्टर है, वो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होता है. ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, काफ़ी जगह ऐसे भी लिखते हैं लोग. तो नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है. So if this is vector A, this is vector B and this is resultant of vector A and B, तो जो हमारा R वेक्टर है, यानी कि जो रिजल्टेंट का वेक्टर है, वो सम होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B. बट जो हमारा रिजल्टेंट होता है, यहाँ देखो वेक्टर नहीं है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता है. और ये जो A और ये जो B है ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये जो R है वो भी मैग्नीट्यूड है. ये R वेक्टर नहीं है, ये R है और ये R वेक्टर है. नाउ सपोज़ कि हमें ये एंगल अल्फ़ा है, तो हमें इसके बीच का tan अल्फ़ा निकालना है. तो हमारा जो tan अल्फ़ा है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है. तो हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसे हम वेक्टर b साइन थीटा बोलेंगे. अब इसे b साइन थीटा क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो दोनों एंगल होगा इनके बीच वो थीटा होगा. मैंने ये एंगल ही थीटा क्यों लिया, ये एंगल थीटा क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो एंगल होता है वो हमेशा टेल टू टेल ही डिफ़ाइन होता है. आप हेड टू टेल एंगल को नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मैंने इसे थीटा लिखा. तो अगर ये b है और ये थीटा है तो ये b साइन थीटा होगा और ये b कॉस थीटा होगा. तो जो हमारा tan अल्फ़ा है तो उसे हम क्या लिखेंगे? b साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a प्लस b कॉस थीटा. हमें a और b दोनों ही इक्वल दिया हो तो हम रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्मूला से. आप यहाँ पुट करोगे तो आप ये निकाल सकते हो रिलेशन. नाउ अगर हमें r मैक्स पूछे, मतलब क्या कि इन दोनों का सम वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम. जब हमें r मिनिमम पूछे तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर a माइनस b का सब्सट्रैक्शन. अब पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो जो हमारा पैरेललोग्राम, सो दिस इज़ पैरेललोग्राम, ये आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो. तो इफ़ दिस इज़ वेक्टर a, दिस इज़ वेक्टर b, देन दिस इज़ आवर रिजल्टेंट. और आप लोग जानते हो जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर ही होता है. और जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है. यहाँ पे भी tan अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं उसी तरीके से जैसे हमने इस वाले में निकाला है. नाउ लेट टॉक अबाउट द वेक्टर एडिशन. तो जो वेक्टर एडिशन है, जैसे ये हमारा वेक्टर a है, b है, c है, d है, e है. यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ जो e है और जो d है उनका हेड टू हेड कॉन्साइड कर रहा है. तो जब ऐसा हो तो ये रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b
प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी होगा। बट जब भी यहाँ हेड टू टेल यानी कि कोई भी हेड टू हेड कॉन्साइड नहीं कर रहा है, देन जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो उस केस में ज़ीरो होता है, तभी जब ये क्लोज्ड हो। और अगर ओपन होगा तो आप तो जानते ही हो, जैसे ए प्लस बी होता है, वेक्टर ए प्लस बी, आप वैसे लिख दोगे। और जब भी क्लोज फिगर होता है तो जो हमारा एक साइड होता है वो हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा एडिशन ऑफ अदर साइड से। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेक्टर सब्सट्रैक्शन, तो जो हमारा वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है उसमें जो वेक्टर ए होता है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। और अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो हम अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखते हैं। और जब अगर एडिशन पूछे, वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है। अगर ये जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है वो दोनों ही बराबर हो जाएगा तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो 2a sin थीटा अपॉन 2 होगा। ओके, और अगर यही ये एडिशन होता और वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल हो, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो 2a cos थीटा अपॉन 2 होगा। ये आप डायरेक्ट याद रखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व करने में। तो अब जो है इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, 3D वेक्टर मतलब क्या, आपका एक्स प्लेन में भी है, वाई प्लेन में भी है और जेड प्लेन में भी है। तो जो हमारा एक्स प्लेन में है, मान लो ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए जो होगा वो ए एक्स आई कैप होगा, क्योंकि आई कैप एक्स में हम आई कैप से डिनोट करते हैं। जो वाई ए वाई होगा उसको हम जे कैप के साथ लिखेंगे, क्योंकि वाई जो है वो जे कैप से डिनोट होता है, और जो ए जेड है उसको के कैप से। तो जो हमारा कॉस अल्फ़ा होगा, यानी कि अल्फ़ा एक्स डायरेक्शन से जो बना रहा होता है, तो ए एक्स अपॉन ए होता है। कॉस बीटा जो होता है वो ए वाई अपॉन ए होता है, और कॉस गामा जो होता है वो ए जेड अपॉन ए होता है। यहाँ ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यानी कि अगर कॉस गामा पूछ रहा है तो हमें ए जेड अपॉन ए लिखना है, और ए क्या है, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जब भी हम सॉल्व करके आता है, ये डेरिवेशन काफ़ी लंबा सा सॉल्व करके आता है, तो आप डायरेक्ट याद कर लो, वैसे ही आता नहीं है कभी एग्ज़ाम में। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, बट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सो वन मोर थिंग, ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर ये हमारा वेक्टर आर है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, तो जो हमारा वेक्टर आर है हम उसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप भी लिख सकते हैं। या फिर अगर ये हम इसे थीटा कर दें तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो जो x है हम उसे r cos थीटा आई कैप प्लस जो y है हम उसे r साइन थीटा जे कैप भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। जब भी बोलते हैं क्या कि 60 डिग्री बना रहा है वो x एक्सिस से, तो आपको समझ जाना चाहिए वो x एक्सिस से बना रहा है, मतलब ये r cos थीटा, और जो थीटा के पास वाला होता है ना उसे हम cos थीटा लिखते हैं, और जो उसके ऊपर वाला होता है जो उससे दूर वाला उसे हम साइन थीटा में लिखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, और जो क्रॉस होगा ना वहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डॉट डी उसके पहले आता है सी, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉस थीटा वाला होता है। और यहाँ से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकालते थे, ये वो वाला है। नाउ अगर मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप है, और जो वेक्टर बी है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है। और तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। ये कैसे हुआ, तो
जैसे आप लोग जानते हो कि ये अगर आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है। सिमिलरली जे डॉट जे कैप भी 1 होगा और के डॉट के कैप भी 1 होगा। लेकिन जब भी हम इसे क्रॉस कर दें किसी और चीज़ से, जैसे आई डॉट जे, तो वो 0 हो जाता है। सो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की या फिर वेक्टर प्रोडक्ट की। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे 11th-12th के सिलेबस में इतने सारे क्वेश्चन हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट से बनते हैं, जैसे कि टॉ इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, आपको इसे आर क्रॉस एफ ही याद रखना है, एफ क्रॉस आर नहीं याद रखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, यानी कि जो रिजल्टेंट आर है वो ए क्रॉस बी हो जाएगा, या फिर हम इसे ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सो जो हमारा डायरेक्शन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए इधर है, तो हम जो अपना फिंगर्स है उसे डायरेक्शन ए के तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और मान लो कि वेक्टर वी कहीं इधर है, तो हम जो अपना फिंगर है वो ऐसे कर्ल करेंगे, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो थंब का डायरेक्शन होगा। और जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये जो है वो हमारा, इधर ले लेते, ये जो है वो हमारा वेक्टर बी है। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ए के तरफ हमने पहले जो पहला वेक्टर है, यानी कि अगर आर क्रॉस एफ है तो आर की तरफ हम अपना फिंगर लेके जाएंगे, तो ए की तरफ फिंगर लेके गए, बी की तरफ हमने अपना फिंगर कर्ल किया और थंब जो हमारा ऊपर आया वो हमारा डायरेक्शन हो गया ए क्रॉस बी का। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर ए क्रॉस बी है और हमारा जो वेक्टर ए है, वो ऐसा ही दिया हुआ है, जो हमारा वेक्टर ए है वो ये है और जो हमारा वेक्टर बी है वो ये है। तो सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बना लेना, उसके ऊपर आई कैप, जे कैप, के कैप लिख देना। यहाँ पे ए एक्स लिख देना, यहाँ पे ए वाई लिख देना, यहाँ पे ए जेड लिख देना, यहाँ पे बी एक्स लिख देना, यहाँ पे बी वाई लिख देना, यहाँ पे बी जेड लिख देना। अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। हम पहले आई के लिए निकालेंगे, फिर जे के लिए निकालेंगे, फिर के लिए निकालेंगे। जब हम आई के लिए निकाल रहे होंगे तो हम आई को ऐसे ढक देंगे। जब हम आई को ढक देंगे तो हम ऐसे ऐसे क्रॉस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो जो ये है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये जो है वो हमारा आई वेक्टर हो गया। नाउ माइनस, अब हम जे को ढक देंगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये हमारा हो गया जे कैप, प्लस अब हम के को ढक देंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये हमारा हो गया के कैप। तो आप लोग समझ गए कि जब भी हमें आई निकालना होगा आप आई को ढक देना, आप इससे इसको इंटू कर देना, माइनस कर देना इससे इंटू करके, फिर जे को ढक देना, फिर इसको इससे इंटू कर देना, माइनस कर देना इसको इससे इंटू करके, फिर के को ढक देंगे, फिर इसको इससे इंटू कर देना, माइनस कर देना इसको इससे इंटू करके। तो ये आपका के कैप आ जाएगा। और याद रखना यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है। जो वेक्टर ए क्रॉस बी होता है वो निगेटिव होता है बी क्रॉस ए के। अब यहाँ पे याद है आपको बताया था मैंने आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आई क्रॉस आई कैप कर दोगे तो वो हो जाएगा 0। तो वैसे सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप भी हो जाएगा 0 इज इक्वल टू के क्रॉस के कैप भी हो जाएगा 0। बट अगर हम इसे क्रॉस कर दें, जैसे आई क्रॉस जे कर दिए, तो इसके नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है वो आ जाता है के कैप। इट्स लाइक एक साइकिल की तरह चलता है कि अगर मान लो ये आई कैप है, ये तुम्हारा जे कैप है और ये तुम्हारा के कैप है, तो एक डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो जो आई क्रॉस जे है वो आप के लिखोगे, जो के क्रॉस आई है उसे आप जे लिखोगे, तो ऐसे, या जे क्रॉस के है तो उसे आप आई लिखोगे। बट अगर ये अपोजिट कर दिया कि के क्रॉस जे जो है वो क्या होगा, तो आप माइनस आई लिखोगे। अगर मैंने पूछ दिया के क्रॉस जे तो आप माइनस आई लिखोगे।
क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्शन बदल दी है, पलट दी है, एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट में। नाउ सो टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो वर्क पावर एनर्जी में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब आपको वर्क निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है F.r। तो ये जो r है वो वेक्टर होता है, तो इसे वेक्टर में ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो वेक्टर r1 है जिसका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, और ये चलते चलते यहाँ आ गया, यानी कि r2 जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो जो हमारा वेक्टर r होगा वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैमेज थ्योरम। तो जो हमारा लैमेज थ्योरम है वो टेंशन निकालने में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हेल्पफुल होता है। जैसे कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड है ABC और उसका एंगल है a स्मॉल b स्मॉल c, या फिर मान लो 3 रोप है या 3 स्ट्रिंग है जिस पे फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, एंगल ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। अब इन टर्म्स में रिलेशनशिप है, जो F1 होगा F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। सो ये F1 और उसके अपोजिट वाला θ1। और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर प्रोसेस होता है कि जो साइन A होता है ये स्मॉल a अपॉन दिस साइड C इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन A। It's capital A, this is capital C, this is capital B, this is capital A। Now talking about एरिया का पार्ट, तो जो हमारा एरिया का पार्ट है, अगर हमें एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, ये वेक्टर का एरिया है, नॉर्मल एरिया नहीं है, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन 2, और ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप इसे 1/2 AB साइन थीटा भी लिख सकते हो। अगर यही हमें रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का निकालना हो, तो जो एरिया होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है, यानी कि आप इसे AB साइन थीटा भी लिख सकते हो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, अगर ये डायगोनल दिया हो तो हाफ डायगोनल D1 क्रॉस डायगोनल D2 का वेक्टर होता है। तो जैसे अगर हमें पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, तो पैरेलल मतलब अगर ये वेक्टर A है और वो पैरेलल है वेक्टर B से, तो जो हमारा A क्रॉस B होगा वो 0 होगा। ओके, और अगर यही A जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर B से, तो जो हमारा वेक्टर A डॉट B है वो हमारा 0 होगा। यानी कि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है जब पैरेलल हो रहा है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है जब परपेंडिकुलर होता है। n वेक्टर जो है, n यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर A एंड वेक्टर B का, तो यहाँ जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करोगे, आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज आपको वेक्टर A दिया है, वेक्टर B दिया, और पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ A अलॉन्ग B, या पूछ रहा है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। इसका मतलब अगर मान लो ये A है, ये B है, ये थीटा है, तो A अलॉन्ग B मतलब क्या, A कॉस थीटा पूछ रहा है, क्योंकि इसका जो है वो A कॉस थीटा होगा। सो A कॉस थीटा इज इक्वल टू B, और आप लोग जानते हो कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर हमसे A कॉस थीटा पूछ लिया तो क्या होगा, वेक्टर A अलॉन्ग वेक्टर B, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन B। बट अगर ऐसा पूछ ले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलॉन्ग B होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर अपॉन इनटू V वेक्टर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे वेक्टर के सारे पॉइंट, सारे फॉर्मूले, सारे एप्लीकेशन कवर अप हो चुके हैं। अब आप किसी भी चैप्टर में
अगर वेक्टर का कोई भी एप्लीकेशन लगाना हो तो आप इजीली लगा सकते हो। और आपको इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बस जो सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं वही आते हैं। आपको हर चैप्टर में लिंक होते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारा इसमें 100-200 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।